हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं सम्राट कनिष्क का संपूर्ण इतिहास, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा उनके राज सिंहासन के बारे में, प्रमुख युद्धों के बारे में, प्रमुख कार्यों के बारे में, कुषाण साम्राज्य के बारे में, साहित्य एवं कला के बारे में। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कुषाण वंश का प्रारंभिक इतिहास। अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर इस वीडियो के अंत में वो वीडियो मिल जाएगा, तो पहले आप जाओ उसको देखो, तभी इसका जो प्रारंभिक इतिहास है वो आपको समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो इसीलिए पहले आप जाओ प्रारंभिक इतिहास देखो, इसके बाद आप इस वीडियो को देखो। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाता हूं सम्राट कनिष्क का संपूर्ण इतिहास। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ तो वहां भी इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और पढ़ते हैं सम्राट कनिष्क का संपूर्ण इतिहास। यह है सूचना, तो इसे आप जरूर पढ़ें। सम्राट कनिष्क, तो वीडियो की शुरुआत यहां से करेंगे। सम्राट कनिष्क संभवतः बिंब कटविशेष के पुत्र थे। देखिए मैंने यहां पर संभवतः क्यों लिखा, संभवतः इसलिए लिखा है कि ज्यादातर जो इतिहासकार हैं वो ये मानते हैं कि बिंब कटविशेष के ही पुत्र थे, लेकिन कुछ इतिहासकार इस बात को नकारते हैं, तो इसीलिए मैंने यहां पर ये संभवतः शब्द लिखा हुआ है। सम्राट कनिष्क का शासनकाल संभवतः 78 से 102 ईस्वी के मध्य में था, परंतु कुछ भारतीय इतिहासकार इससे सहमत नहीं हैं। उनके अनुसार सम्राट कनिष्क का शासनकाल 127 से 151 ईस्वी के मध्य में वो मानते हैं उनका शासनकाल। तो यहां पर आपको याद रखना है कि यहां पर दो शासनकाल हैं, आपको दोनों अलग अलग किताबों में लिखे मिलेंगे, 78 से 102 और 127 से 151। तो अब आप लोग कौन सा माने? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि हम लोग को कौन सा मानना चाहिए। देखिए अगर प्रमाणित अगर बात करें सही से तो ये 78 से 102 ईस्वी के मध्य वाला जो शासनकाल है, ज्यादातर इतिहासकार इसी पर सहमत हुए हैं और मैं भी इसी को मानता हूं। ये 127 से 151 ईस्वी के मध्य वाला ये मुझे सही नहीं लगता है, तो आप लोग अगर चाहे तो मान सकते हैं या ना चाहे तो ना भी मान सकते हैं, लेकिन इतिहास में जो लिखा है इसीलिए मैंने यहाँ पे दोनों शासनकालों को लिखा हुआ है। लेकिन सही ये ऊपर वाला है, ये 78 से 102 ईस्वी के मध्य वाला, तो आप इसे ही माने। सम्राट कनिष्क 78 ईस्वी में राज सिंहासन पर आसीन हुए थे और उसी समय उन्होंने शक संवत का प्रचलन किया था। तो ये आपको याद रखना है कि 78 ईस्वी में राज सिंहासन पर सम्राट कनिष्क आसीन हुए थे और उसी समय शक संवत का प्रचलन किया था। तो ये भी आपको याद रखना है। तो जितना मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है। ये है मैप, तो यहां से थोड़ा मैं आपको कुछ समझा देता हूं। तो ये है हमारा देश और यहाँ पर मैंने समझाया आपको कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा कुषाण साम्राज्य था, यानी कि कनिष्क जब राजा थे तो उन्हीं का ये पूरा का पूरा ये साम्राज्य था। वैसे बहुत बड़ा है ये, आप यहां से देखिए पाटलिपुत्र से इसकी यहां से शुरुआत होती है, पाटलिपुत्र होते हुए कश्मीर, इधर ये अफगानिस्तान और ये चाइना तक चला गया है। इसीलिए इनको द्वितीय अशोक भी कहा गया है, क्योंकि सम्राट अशोक का सबसे बड़ा साम्राज्य था। भारत में इतना बड़ा साम्राज्य किसी राजा का ना हुआ, दूसरा बड़ा साम्राज्य कनिष्क का ही था, तो इसीलिए इनको कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि चाइना तक इनका जो साम्राज्य है वो फैल गया था, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। सम्राट कनिष्क ने अपनी पहली राजधानी पुरुषपुर का आधुनिक नाम है पेशावर, जो कि पाकिस्तान में है, ये आपको याद रखना है। मैं दोबारा से इसको नहीं बताऊंगा, तो यहाँ पर पेशावर ही लिखूंगा केवल। तो वहां बनाई थी उन्होंने अपनी पहली राजधानी और वो स्वयं भी वहीं रहते थे। दूसरी जो राजधानी थी वो थी मथुरा, उत्तर प्रदेश में थी। देखिए मथुरा में वो रहते नहीं थे, उन्होंने अपना एक महाक्षत्रप नाम का एक अधिकारी नियुक्त किया था मथुरा में। तो ये द्वितीय राजधानी थी कुषाणों की, ये आपको याद रखना है। पहली राजधानी कुषाणों की थी पेशावर में और दूसरी थी मथुरा में। सम्राट कनिष्क ने अपने लेखों में स्वयं को देवपुत्र तथा राजाओं का राजा कहा है। ये भी आपको याद रखना है कि उनके लेखों में कनिष्क ने क्या कहा है, देवपुत्र और राजाओं का राजा।
सम्राट कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है क्योंकि सम्राट अशोक के बाद भारत में सम्राट कनिष्क ही एकमात्र ऐसे राजा हुए जिनका साम्राज्य बड़ा था, जो मैं अभी आपको बता चुका हूं। तो यहां पर जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है। राजतरंगिणी के अनुसार, देखिए राजतरंगिणी एक ग्रंथ है, उसके अनुसार सम्राट कनिष्क ने कश्मीर पर विजय प्राप्त करके वहां पर कनिष्कपुर नामक सुंदर नगर को बसाया और वहां अनेक विहार तथा स्तूपों का भी निर्माण करवाया था। तो ये आपको याद रखना है कि सम्राट कनिष्क ने कश्मीर में एक कनिष्कपुर नामक नगर को बसाया था, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे सम्राट कनिष्क ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए पाटलिपुत्र पर भी अधिकार कर लिया था और वहां से भगवान बुद्ध का भिक्षा पात्र और एक बौद्ध दार्शनिक अश्वघोष को प्राप्त किया था। देखिए मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि इसकी चर्चा बौद्ध ग्रंथों में की गई है। सम्राट अशोक ने अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, यानी कि अपने राज्य की सीमाओं को और अधिक बढ़ाने के लिए पाटलिपुत्र पे आक्रमण किया था। पाटलिपुत्र पे उन्हें क्या प्राप्त हुआ था? भगवान बुद्ध का भिक्षा पात्र प्राप्त हुआ था और एक दार्शनिक अश्वघोष, जो अश्वघोष नाम के दार्शनिक थे वो प्राप्त हुए थे। तो दोनों को लेके वो कहाँ गए थे? पेशावर। तो फिर वहीं पर उन्होंने भगवान बुद्ध का जो भिक्षा पात्र था वो और अश्वघोष को रखा था। तो यहां पर जितना हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है। सम्राट कनिष्क की सभी विजयों में से चीन विजय सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि चीन की विस्तारवादी नीति को रोकने के लिए सम्राट कनिष्क ने अपने राजदूत को चीन भेजा और वहां की राजकुमारी से विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु चीन के हांग वंशी के राजा ने इसे अपनी तौहीन समझा और इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। सम्राट कनिष्क का चीन के विरुद्ध पहला आक्रमण असफल रहा, परंतु द्वितीय आक्रमण में सम्राट कनिष्क ने चीन के सेनापति पान यांग को पराजित किया और उसके पूरे हांग साम्राज्य को अपने अधीन किया। तो यहाँ पर करते हैं थोड़ी सी चर्चा। देखिए अलग अलग इतिहास में आपको अलग अलग कहानी मिलेगी। ऐसा माना जाता है कि चीन की जो विस्तारवादी नीति वो तो आज भी है, उसकी विस्तारवादी नीति, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो यही विस्तारवादी नीति उस समय थी। तो कनिष्क ने क्या किया कि अपना एक राजदूत भेजा चीन के हांग वंशी राजा के यहाँ और उनसे कहा कि आप अपनी पुत्री की शादी मुझसे कीजिए। तो हांग वंशी राजा कुछ घमंड में था, तो उसने कहा, मतलब उसने अपने तौहीन समझ लिया कि ये मेरी बेइज्जती कर रहा है। उसने प्रस्ताव को ठुकरा दिया और जो राजदूत भेजा था उसको भी बंधक बना लिया था। कनिष्क को जब ये पता चला तो कनिष्क ने क्या किया कि आक्रमण कर दिया, लेकिन वो समझ नहीं पाया कि जो पहला जो आक्रमण था वो उसका असफल हो गया, वो हार गया। इसके बाद कनिष्क ने फिर से आक्रमण किया 70,000 की सेना लेकर और उस समय चीन के जो सेनापति थे, हांग वंश के जो सेनापति थे पांग यांग, उनको बुरी तरह पराजित किया और पूरे हांग वंश का जो साम्राज्य था उस पर अधिकार कर लिया था। और पूरे ये समझ लो कि इसीलिए कहा जाता है कि चाइना पे आज तक बहुत कम राजा हुए जिन्होंने अधिकार कर पाया। कनिष्क ही भारत के ऐसे राजा हुए जिन्होंने चाइना पे अधिकार किया था। इसीलिए जब उन्होंने अधिकार किया तो बौद्ध धर्म को चाइना, मंगोलिया, इसीलिए तो वो उधर फैल गया था। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है। सारनाथ अभिलेख के अनुसार सम्राट कनिष्क ने खरपल्लान को मथुरा का महाक्षत्रप, बनस्पर को मगध का क्षत्रप और कौशाम्बी का क्षत्रप, धनदेव और अयोध्या का क्षत्रप सत्यमित्र को नियुक्त किया था। देखो यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि जैसे अभी राज्यपाल नियुक्त करती है केंद्र सरकार, उस समय क्या किया था कि सम्राट कनिष्क क्षत्रप और महाक्षत्रप प्रणाली ये उनके शासनकाल में लागू थी। महाक्षत्रप कहाँ पे था? मथुरा में उनका, उसका नाम था खरपल्लान। तो कभी कभी इतिहासकार खरमल्लान भी लिख देते हैं इनका नाम, ठीक है, तो एक ही बात है। तो मथुरा में महाक्षत्रप नियुक्त किया था किसने? सम्राट कनिष्क ने। और महाक्षत्रप के नीचे क्षत्रप होते थे, जैसे धनदेव जो क्षत्रप थे वो कौशाम्बी के थे और सत्यमित्र जो क्षत्रप थे वो अयोध्या के थे और बनस्पर जो थे वो मगध के क्षत्रप थे। तो इनके अधीन रहते थे, किसके? महाक्षत्रप के अधीन थे। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है।
सम्राट कनिष्क ने अपने संपूर्ण साम्राज्य में महाक्षत्रप तथा क्षत्रप नामक अधिकारियों को नियुक्त किया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि महाक्षत्रप और क्षत्रप प्रणाली शक राजाओं में रही है और कुषाणों में भी रही है। सम्राट कनिष्क बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने सम्राट अशोक की भांति अपने संपूर्ण साम्राज्य में बौद्ध धर्म को फैलाया और अनेक स्तूपों तथा विहारों का निर्माण भी करवाया, जिसमें सबसे सुंदर विहार पेशावर में बनवाया, जिसका उल्लेख चीनी यात्री फाहियान ने भी अपने लेखों में किया है। देखिए, वैसे तो इतिहासकारों ने कहा है कि सम्राट कनिष्क शुरुआत में सनातन धर्म के अनुयायी थे, फिर बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अब इसमें कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि ना मैं कर सकता हूं, ना ही कोई इतिहासकार कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सम्राट कनिष्क के कोई भी अभिलेख में ऐसा नहीं कहा गया है कि उन्होंने धर्म परिवर्तन किया हुआ है, लेकिन जो उन्होंने काम किया है उसके आधार पर तो ऐसा लगता है कि वो बौद्ध धर्म को बहुत पहले से फॉलो करते थे। इसीलिए उन्होंने ज्यादातर बौद्ध धर्म के ऊपर ही उन्होंने काम किया है। स्तूप बनवाना, विहारों का निर्माण करवाना और अपने संपूर्ण साम्राज्य में बौद्ध धर्म को फैलाना, इससे तो यही लगता है कि वो बौद्ध धर्म के ही अनुयायी थे, लेकिन कुछ इतिहासकार उसको नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर सबसे जो अच्छा, जो बहुत 13 मंजिला कहते हैं कि एक विहार बनवाया था पेशावर। पेशावर पाकिस्तान में है, तो वहां पे बनवाया था, कहाँ पे? पेशावर में, अपनी राजधानी में, जो कि सबसे सुंदर विहार माना जाता है उनके संपूर्ण शासनकाल का। और इसकी चर्चा फाहियान, जो चीन का एक यात्री आया था भारत में, फाहियान, उसने भी अपने लेखों में किया है। सम्राट कनिष्क के ही शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र तथा उपाध्यक्षता अश्वघोष के द्वारा की गई थी। चतुर्थ बौद्ध संगति में सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक के टीकाओं की रचना तथा महाविभाषा सूत्र की रचना संस्कृत भाषा में की गई थी, जिसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? महाविभाषा सूत्र नामक ग्रंथ को कहा जाता है। देखिए, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि चतुर्थ बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ था वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, और ये कहाँ हुआ था? कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था, क्योंकि कश्मीर उनके ही अधीन आता था उस समय। और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने और उपाध्यक्षता अश्वघोष ने की थी, ये आपको याद रखना है। और इस चतुर्थ बौद्ध संगति में नागा अर्जुन, जो कि बहुत प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान थे, तो वो भी यहाँ पे उपस्थित हुए थे, ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें कार्य क्या हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगति में? इसमें कार्य ये हुआ था कि जितने भी बौद्ध ग्रंथ थे उनको पाली भाषा से संस्कृत भाषा में लिखा गया था दोबारा से, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। सम्राट कनिष्क की राजकीय भाषा संस्कृत थी और बौद्ध धर्म के अधिकतर ग्रंथों को सम्राट कनिष्क के ही शासनकाल में संस्कृत भाषा में दोबारा से लिखा गया था। सम्राट कनिष्क के दरबार में पार्श्व वसुमित्र, अश्वघोष, संघर्ष, चरक और नागा अर्जुन प्रमुख थी। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। चरक सम्राट कनिष्क के राजकीय चिकित्सक थे, जिन्होंने चरक संहिता नामक ग्रंथ की रचना की थी। देखो, यहाँ पे आपको याद रखना है कि सम्राट कनिष्क के दरबार में बहुत प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान थे। ये सभी बौद्ध विद्वान थे, पार्श्व हो, वसुमित्र हो, अश्वघोष हो, ये संघर्ष हो और चरक हो, चाहे नागार्जुन हो, तो ये सभी बौद्ध विद्वान थे जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। और चरक संहिता के जो लेखक थे, इनका नाम था चरक, तो ये भी रहते थे। तो यहाँ पर जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसको आपको याद रखना है। सम्राट कनिष्क के शासनकाल में बुद्धचरित, प्रज्ञा परिमित्रा सूत्र, सुहिलेखा, चरक संहिता, सौंदरानंद, सारीपुत्र प्रकरण, वज्र सूची, अनेक टीकाओं आदि की रचना संस्कृत भाषा में की गई। तो यहाँ पर जो ये ग्रंथ लिखे हुए हैं, तो इनको भी आपको याद रखना है। इन सभी ग्रंथों को संस्कृत भाषा में लिखा गया था, ये आपको याद रखना है। सम्राट कनिष्क के समय में विधा के प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला, पेशावर और खोतान थे, जिनमें सबसे प्रमुख स्थान तक्षशिला का था और वहां पर देश विदेश से छात्र पढ़ने आते थे। तक्षशिला आधुनिक पाकिस्तान में है, ये भी आपको याद रखना है यहाँ पे। तो जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसको आपको याद रखना है।
सम्राट कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा के अनुयायी थे, जिसका प्रमुख केंद्र गांधार प्रांत था। यह भी आपको याद रखना है कि महायान शाखा का प्रमुख केंद्र गांधार प्रांत था और दूसरा था मथुरा, उत्तर प्रदेश में जो है मथुरा वो था। और इस काल में सर्वप्रथम भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाई गई थी। ऐसा कहते हैं इतिहासकार कि इससे पहले भारत में मूर्ति कला बिल्कुल भी प्रचलित नहीं थी। किसी भी महापुरुष या भगवान किसी की भी मूर्ति नहीं थी। पहली मूर्ति भगवान बुद्ध की ही बनाई गई थी। किसके? कनिष्क के शासनकाल में बनाई गई थी। ये भी आपको याद रखना है। सम्राट कनिष्क की मृत्यु संभवतः 144 या 151 ईस्वी में पेशावर में हुई थी। ये आपको याद रखना है। देखो यहाँ पे संभवतः मैंने जो लिखा हुआ है ना, कुछ इतिहासकार मानते हैं 144 ईस्वी, तो कुछ इतिहासकार मानते हैं 51 ईस्वी में पेशावर में सम्राट कनिष्क की मृत्यु हुई थी। सम्राट कनिष्क के बाद वासिष्क, हुविष्क, कनिष्क द्वितीय, वासुदेव, कनिष्क तृतीय, वासुदेव द्वितीय आदि कुषाण वंश के राजा बने, परंतु इनका इतिहास उपलब्ध न होने के कारण इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। देखिए, इनके बारे में किसी भी इतिहासकार को भी जानकारी नहीं है। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी तो इतिहासकारों ने ज्यादा इन पर चर्चा नहीं की है। शुरुआत का इतिहास बताते हैं और कनिष्क का इतिहास बहुत ज्यादा बता देते हैं। इसके बाद, कनिष्क के बाद जो भी राजा हुए, इनका इतिहास बिल्कुल मिलता ही नहीं है। ना ही इनकी जो शासन काल के बारे में जो जानकारी है वो भी ठीक से नहीं मिलती। इसीलिए मैंने केवल यहाँ पर इनके नाम लिखे हुए हैं बस, इससे ज्यादा मैंने नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये वीडियो आपको एक बार समझ में ना आया हो तो आप दोबारा देख सकते हो, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, और अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो।